न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए, है ना। चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय। बाबू, नियंत्रण एवं समन्वय या नियंत्रण और समन्वय। देखिए, हम आपको पढ़ाए थे कल, अंतिम पाठ था वो अनुवर्तन, पढ़ाए थे ना। अनुवर्तन 4 प्रकार के बताए थे, है ने। आपको बताए थे प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन, है ने। ये चारों पढ़ा दिए थे। आज आगे चलते हैं बाबू से, है ना। चलिए, जो ये क्लास नहीं किए हैं वो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पार्ट 2, है ना। चलिए, हेडिंग डालेगा पादप में रासायनिक समन्वय। पादप में रासायनिक समन्वय। देखिए, तो पौधों में रासायनिक समन्वय के लिए कुछ हार्मोन दिए गए, उसको कहते हैं फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन। पादप में रासायनिक समन्वय के लिए, माने संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन दिए गए हैं, उसको कहते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, है ना। तो लिखिएगा बाबू, यहाँ से लिखिएगा। पादप में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा पादप में या पौधों में समन्वय के लिए कुछ रासायनिक हार्मोन दिए गए हैं। पादप में समन्वय के लिए पादप में या पौधों में समन्वय के लिए कुछ रासायनिक हार्मोन। पादप में समन्वय, लिखिएगा पादप में समन्वय या पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है ना। पादप में या पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। लिखे बाबू, पादप में या पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, है ना। ये भी आई बाबू, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, है ना। ये भी आई बाबू, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन देखिए, पादप हार्मोन जो है ये 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है ना। लिखिएगा बाबू, अगला पॉइंट। पादप में रासायनिक समन्वय के लिए 5 प्रकार के हार्मोन दिए गए हैं। पादप में रासायनिक समन्वय के लिए 5 प्रकार के हार्मोन दिए गए हैं। पहला, पादप में रासायनिक समन्वय के लिए 5 प्रकार के हार्मोन दिए गए हैं, है ना। पहला ऑक्जीन, पहला है बाबू ऑक्जीन, ठीक है। पहला है ऑक्जीन। दूसरा है बाबू, जिब्रेलिन्स, है ना।
जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स। तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा है बाबू साइटोकाइनिन। चौथा है एब्सिसिक एसिड। और पाँचवा है बाबू एब्सिसिक एसिड हो गया। और पाँचवा है एथिलीन। एथिलीन देखिए, ये 5 गो हार्मोन है। पादप हार्मोन में कितने आते हैं? पादप हार्मोन में 5 गो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है ना। तो देखिए ये 5 प्रकार के हैं। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है बाबू, आइए अब इसको समझिए। पहला हेडिंग डालिएगा ऑक्सीजन, है ना, पहला हेडिंग डालिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है पेड़ पौधे के सबसे एकदम ऊपर का जो अथी होता है ना, ऊपर का भाग, पेड़ पौधा का सबसे ऊपरी भाग है ना, जो एकदम मुलायम होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है ना। पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी भागों में पाया जाता है। कहाँ? पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी भागों में। ये क्या करता है? तो पेड़ पौधा को कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन मतलब पेड़ पौधा की वृद्धि और क्या करता है? विकास करता है ना। तो लिखिएगा आप, पहला लिखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखिएगा बाबू। ये पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा के लिखिएगा, ये पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ऑक्सीजन में पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा में तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। लिखे, अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू। ये कोशिका विभाजन करता है। ऑक्सीजन जो है ये पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है एकदम पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्सों में बाबू, ऑक्सीजन है ना, जो पेड़ पौधा के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है ना, जहाँ पर तना एकदम मुलायम रहता है, तना वहाँ पर पाया जाता है ना। और अगला पॉइंट, ये कोशिका विभाजन करता है। ये कोशिका विभाजन करता है। अगला पॉइंट, ये कोशिका विभाजन करता है। अगला पॉइंट, ये वृद्धि लिखिएगा, ये पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये पेड़ पौधा को वृद्धि करने का, पहला लिखा है, ये पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये कोशिका विभाजन होता है। तीसरा पॉइंट लिखा है बाबू, ये आपको क्या है, ये आपको पेड़ पौधा की वृद्धि करने का काम करता है। लिखे, ये पेड़ पौधा की वृद्धि करने का काम करता है। अगला, ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होगा। ये बीज रहित है ना, जिसमें बीज नहीं होता है, ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्सीजन का काम हो गया ख़त्म। ऑक्सीजन इतने काम करता है बाबू। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। अब आइए जिब्रेलिन्स, है ना, देखिए ये 5 काम करता है बाबू। पहला काम, ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के तना के सबसे ऊपरी हिस्सों में। और ये क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है। मैंने वो आगे बढ़ता है तो विभाजन होता है ना, तभी तो आगे बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? ये पेड़ पौधा को वृद्धि और विकास करने में काम करता है। और 5वां पॉइंट लिखा है, ये बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायक होता है। हो गया। अब आइए देखिए, अब देखिए जिब्रेलिन्स है। जिब्रेलिन्स जो है पेड़ पौधा जो मोटा लंबा होता है ना तना, वो इसी का काम है, जिब्रेलिन्स का काम है ना। लिखिएगा, ये भी पेड़ पौधा की वृद्धि का काम करता है। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। ये भी पेड़ पौधा को वृद्धि करने का काम करता है। लिखे,
ये भी पेड़ पौधा की वृद्धि करने का काम करता है बाबू। कौन? जिब्रेलिन्स। और क्या करता है? जो तना है, तना को मोटा करता है। क्या करता है? लिखेगा ये अगला पॉइंट, ये तना को मोटा भी करता है, ये तना को मोटा भी, ये जो है तना को क्या करता है? मोटा भी करता है बाबू। हो गया, ये तना को मोटा भी करता है। और क्या है? जिब्रेलिन्स क्या है बाबू? और तो ये जटिल, लिखेगा ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। लिखेगा ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है ना, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब तीसरा ये साइटोकाइनिन है ना, तीसरा ये साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है बाबू? तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन के वजह से पेड़ पौधा हरा रहता है। क्या रहता है? हरा जो पेड़ पौधा रहता है उस साइटोकाइनिन के जरिए ही रहता है ना। साइटोकाइनिन जो पौधा में नहीं रहेगा वो पौधा सूख जाएगा। क्या होगा? सूख जाएगा, हरा नहीं रह पाएगा, है ना। तो लिखिएगा ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है, ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है ना। साइटोकाइनिन ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। अगला पॉइंट, ये सूखने से बचाता है। पहला पॉइंट, ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट, ये सूखने से बचाता है। पहला पॉइंट, ये पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट, सूखने से बचाता है। और तीसरा पॉइंट लिखिए बाबू, ये कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है ना। ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है, ये कोशिका द्रव का विभाजन करता है बाबू। साइटोकाइनिन या VBI है, याद रखिएगा। पूछेगा पेड़ पौधा को हरा कौन बनाए रखता है? साइटोकाइनिन। पेड़ पौधा को हरा कौन बनाए रखता है? साइटोकाइनिन, है ना। पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है। पूछेगा पेड़ पौधा को सुखाने से कौन सा हार्मोन बचाता है? साइटोकाइनिन। और ये कोशिका द्रव में विभाजन करता है। ये कोशिका द्रव में, ये कोशिका द्रव को क्या करता है? विभाजन करता है। अब अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के शीर्ष पर, पेड़ पौधा के शीर्ष पर। अच्छा, पूछेगा ऑक्सीजन जो है और क्या पूछेगा कोशिका के विभाजन कौन करता है? ऑक्सीजन। पूछेगा जिब्रेलिन्स जो है कहाँ पाया जाता है? तना में। जिब्रेलिन्स कहाँ? तभी तो मोटा होता है। ये तना को क्या करता है? मोटा करता है। वृद्धि विकास तो करता ही करता है, मोटा करता है ये। और ये कैसा यौगिक, माने कैसा कार्बन की यौगिक है? जटिल। अब लिखिएगा एब्सिसिक एसिड। तीसरा लिखिएगा एब्सिसिक एसिड। तीसरा लिखिएगा बाबू एब्सिसिक एसिड, है ना। तीसरा लिखिएगा एब्सिसिक एसिड। लिखे, चलिए आइए अब लिखिएगा एब्सिसिक एसिड में बाबू। देखिए एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोक देना। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को, बस यही इसका काम है। लिखिएगा ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को रोकता है। देखिए, नहीं रोकेगा बाबू तो ऑक्सीजन का काम है वृद्धि करना, ऐसा काम है मोटा करना। तो देखिएगा एक निश्चित समय तक जाकर मोटा होता है, फिर मोटा होना क्या होता है? बंद हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा, है ना। तो उसका प्रभाव को क्या कर देता है? ख़त्म करता है। एक एज तक पेड़ पौधा क्या होता है? लंबाई बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। लेकिन एक समय आता है कि फिर लंबाई बढ़ना क्या हो जाता है? बंद। तो उसके प्रभाव को कौन ख़त्म करता है? एब्सिसिक एसिड, है ना। ये दोनों के प्रभाव को कौन ख़त्म करता है? एब्सिसिक एसिड। लिखे एब्सिसिक एसिड। अब तीसरा क्या है बाबू? तो एथिलीन। ये क्या है? ये गैसीय हार्मोन है। ये क्या है? ये गैसीय हार्मोन है। ये फलों को पकाने का काम करता है।
है ना। एथिलीन जो है लिखेगा ये गैसीय हार्मोन है, एथिलीन लिखेगा बाबू, ये गैसीय हार्मोन है ना। एथिलीन बाबू ये गैसीय हार्मोन है, लिखे। ये फलों को पकाता है, ये फलों, अब पूछेगा देखिए फलों का पकाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन। ये कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। फल को कौन पकाता है? एथिलीन। कौन पकाता है? एथिलीन, है ना। पेड़ में जो अपने आम पक जाता है किसके कारण? एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन के कारण, है ना। तो लिखेगा ये गैसीय हार्मोन है। अगला पॉइंट, ये फलों को पकाता है। अगला पॉइंट लिखेगा ये फलों, फूलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। ये कहाँ पाया जाता है बाबू? तो ये फूलों, फलों, पत्तियों तथा तनों में उत्पादित होता है या तनों में पाया जाता है ना। ये फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है या पाया जाता है। ये फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में पाया जाता है। लिखे ये कहाँ पाया जाता है बाबू? तो फूल, फल, बीज, पत्ती, तना इत्यादि में पाया, तना में उत्पादित होता है या पाया जाता है। अब यही हार्मोन जो फल पकता है बाबू, आप कृत्रिम तरीके जो आम लाते हैं या कच्चा कोई भी चीज़ लाते हैं और क्या करते हैं? पकाते हैं ना। तो यही हार्मोन होता है। गैसीय हार्मोन कौन सा रहता है? एथिलीन, है ना। देखते हैं केला जैसे लाते हैं कच्चा, उसको कई रेट में धर के आप बीच में कागज़ में लपेट के एगो ढेका जैसा धर देते हैं और देखते हैं कि वो पूरा एकदम बोरा सूती बोरा झाँप उप देते ताकि उसका गर्मी बाहर नहीं निकले, और उसको 1-2 दिन के बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है? पक जाता है ना। तो कृत्रिम तरीके से लिखेगा ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम रूप से फलों में पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। लिखे ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। हो गया? चलिए देखिए, अब आप पादप में पढ़ लिए बाबू, अब पढ़ते हैं किस में? जंतु में। अब किस में पढ़ते हैं? जंतु में पढ़ते हैं। देखिए पादप हार्मोन तो आप जान गए। पादप में कितने हार्मोन हैं? 5 हार्मोन। ऑक्सीन, जिबरेलिंस, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, है ना। ऑक्सीन, जिबरेलिंस, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और एथिलीन। ऑक्सीन पेड़ पौधा के ऊपर में, जिबरेलिंस पेड़ पौधा के तना में, और आपका साइटोकाइनिन का काम क्या है? पेड़ पौधा को हरा बनाए रखता है, मतलब पत्ती में लमसम, या तो फोरम कहिए ये, है ना। और ये क्या है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है मैंने उसके प्रभाव को रोकता है। किसके? ऑक्सीन और जिबरेलिंस के प्रभाव को रोकता है। एथिलीन का काम है फलों को पकाने का, है ना। जो भी जिसका भी टाइम आ गया है, जैसे पत्ती में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है ना। चलिए, और एक कृत्रिम तरीके से ही फलों को पकाने का काम करता है। इतना कहानी था इसमें। अब आइए लिखिएगा जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। आइए बाबू, जंतुओं में नियंत्रण एवं
समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए, जंतुओं में नियंत्रण के लिए बाबू कुछ तंत्र दिए गए हैं। जंतुओं में नियंत्रण के लिए क्या, बड़े जीव में कुछ तंत्र दिए गए हैं, है ना। लिखिएगा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। लिखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। कहते हैं प्रकार, जंतुओं में जो नियंत्रण के लिए दिए गए हैं ये 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय 2 प्रकार के होता है। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण, पहले तंत्रिकीय, है ना, तंत्रिका नियंत्रण, और दूसरा होता है ना, पहला होता है तंत्रिका नियंत्रण बाबू, पहला होता है तंत्रिकीय नियंत्रण या तंत्रिकीय कर दीजिए, तंत्रिकीय नियंत्रण, और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, है ना, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। लिखे, देखिए, तो तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। अब देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण में बाबू, तंत्रिकीय नियंत्रण अकेला नहीं। तंत्रिकीय नियंत्रण मतलब 3 चीज़ का नाम लिया जाएगा। किसका? मस्तिष्क का, आपका न्यूरॉन का, आपका स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये तीनों मिल करके क्या बनता है? तंत्रिकीय नियंत्रण, है ना। तो लिखिएगा बाबू, मनुष्य या जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, मनुष्य एवं जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, जिसमें मनुष्य या जंतु का मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मनुष्य एवं जंतुओं में पाया जाने वाला वैसा नियंत्रण, जिसमें मनुष्य या जंतुओं का मस्तिष्क, मेरुरज्जु, और तंत्रिका तंत्र भाग लेता है, या तथा तंत्रिका तंत्र भाग लेता है बाबू। मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, है ना, मेरुरज्जु, है ना। लिखे, मनुष्यों में या जंतुओं में नियंत्रण करने के लिए एक वैसा तंत्र बनाया गया जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र, लिखे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र भाग लेता है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं, है ना। मस्तिष्क मनुष्य एवं जंतुओं में नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र दिया गया है जिसमें मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु भाग लेता है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण कहते हैं। देखिए ये 3 चीज़ आए बाबू, ये 3 चीज़ है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा चीज़ है तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है मेरुरज्जु। देखिए अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है तंत्रिका तंत्र। पहला हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में बाबू, पहला में ही पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में, है ना। तीनों पढ़ लेंगे तो आपका कहानी लमसम क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी।
हेडिंग डालेगा तंत्रिका तंत्र, लिखे तंत्रिका तंत्र। 2 पार्ट बचा है। अब इसमें देखिए 3 पार्ट, 3 गो आया है बाबू। ये तीनों के एक एक करके बारे बारे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपका फिर चैप्टर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो पहला लिखिएगा तंत्रिका तंत्र, लिखे तंत्रिका तंत्र लिखिएगा। उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र लिखेगा उस तंत्र को कहते हैं जिसका क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई न्यूरॉन होता है ना। तंत्र का तंत्र मतलब बाबू, न्यूरॉन मतलब बाबू हथिनस, है ना। भेन जिसको कहते हैं भेन, है ना। उस तंत्र को कहते हैं जिसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन है। इसका काम क्या है बाबू, इसकी काम है संवेदना को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संवेदना को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा बाबू। ये संवेदना का परिवहन करता है, ये संवेदना का परिवहन करता है बाबू, ये संवेदना का परिवहन करता है। अब देखिए संवेदना 2 प्रकार की होता है। संवेदना, ये संवेदना का क्या करता है, परिवहन करता है। अब संवेदना 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक संवेदना, एक होता है बाहरी संवेदना। तंत्रिका तंत्र का काम है संवेदना को क्या करना, पहुंचाना, है ना। ये संवेदना का परिवहन करता है ना, ये संवेदना का परिवहन करता है। लेकिन ये संवेदना कितने प्रकार के, ये संवेदना 2 प्रकार के। पहला आंतरिक संवेदना मतलब बाबू अंदर के जो काम है उसको आपको क्या करता है, ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, है ना। भेन जो है आपका जो भेन है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे, स्पाइनल कॉर्ड के मेरे रज्जु से जुड़ा हुआ है। अब मेरे रज्जु किससे जुड़ा हुआ है, आपका मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आंतरिक संवेदना मतलब बाबू, आंतरिक संवेदना जैसे आ गया, जैसे देखिए रोग, पेट दर्द, खांसी, छींक, जब आंतरिक संवेदना है ना। उल्टी, ये जब किसका संवेदना है, आंतरिक संवेदना है ना। तो इसको पहुंचाता रोग, दुख, है ना, ये सब आंतरिक संवेदना है ना। तो लिखिएगा जैसे में आंतरिक संवेदना जैसे में लिखिएगा, है ना। दुख, प्यास, रोग, है ना, दुख, प्यास, रोग, उल्टी, छींक इत्यादि ये पहुंचाता है बाबू, है ना। अच्छा, अब बाहरी संवेदना क्या है, आंतरिक संवेदना मतलब अंदर के बातों तक, अंदर के बातों को क्या करता है, ये पहुंचाता है। तो अंदर की बात कौन कौन है, रोग हो गया, दुख हो गया, आपका छींक हो गया, उल्टी हो गया, पेट दर्द हो गया, है ना। ये सब अंदर की संवेदना को क्या करता है, ये पहुंचाता है। अच्छा, अब बाहरी संवेदना में क्या आएगा, तो गर्मी। बाहरी संवेदना में क्या आ गया, गर्मी। यह क्या करता है, कहता है कि हमको गर्मी लग रहा है, तो गर्मी तो बाहरी संवेदना है ना। गर्मी, विद्युत के झटके, है ना, विद्युत के झटके, गर्मी, विद्युत के झटके इत्यादि, है ना। ये सब क्या है, बाहरी संवेदना। बाहर के जो संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचाता है, बाहरी कारकों के जो संवेदना लेकर के किसको पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं बाहरी संवेदना। अब देखिए हो गया तंत्रिका तंत्र क्या है बाबू, तो तंत्रिका तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसकी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है ना, उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र जो है बाबू, देखिए तंत्रिका तंत्र जो है, आइए ये है ना, ये देखिए
ये देखिए माने जाए ऐसे झोरा हुआ रहता है बाबू, है ना। यहाँ पर ऐसे पैकिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पैकिंग किया हुआ रहता है। यहाँ पर एक ऐसे करके एक 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 गांठ बना हुआ रहता है, ठीक है। एक गांठ बना हुआ रहता है ना। और यहाँ पर के फिर ऐसे ऐसे करके रहता है बाबू, अथी बना हुआ मेन रहता है, ठीक है। इस तरीके का रहता है, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। आइए इसको बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट इसको बोलते हैं साइटोन, इसको बोलते हैं साइटोन, साइटोन इसको बोलते हैं साइटोन केंद्रक, नहीं इसको बोलते हैं केंद्रक, नहीं इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं बाबू केंद्रक, केंद्रक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको क्या, एक्सॉन या अक्ष, इसको बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन एक्सॉन या अक्ष, इसको बोलते हैं साइटोन बल्ब, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब बोलते हैं, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब, है नहीं। इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ, इसको ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ, सूत्र युग्मन गांठ, इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ। देखिए इतना होता है बाबू। ये क्या करता है नहीं, डेंड्राइट्स। ये देखिए आपका वेन है, ये आपका क्या है, इसकी लंबाई लमसम कितना मीटर होता है, 1 मीटर। कितना मीटर होता है, 1 मीटर। कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है ना। देखिए आइए देखिए डेंड्राइट्स का काम क्या है बाबू। सबसे पहले सूचना यहीं पहुंचता है, सबसे पहले सूचना कहाँ पहुंचता है, डेंड्राइट्स के पास। उसके बाद ये भेज देता है साइटोन को, और साइटोन क्या करता है, आगे उसी बढ़ाते बढ़ाते किसको भेज देता है, एक्सॉन बल्ब को। फिर ये प्रक्रिया फिर आगे चलता रहता है। इससे आके छूट जाता है बाबू, ये जो है इसके आगे क्या होता है, छूट जाता है यहाँ पर। फिर ये आके जुड़ जाता है, फिर एक दूसरा नस्ल आता है बाबू, है ना। तो ये आगे चल के जुड़ल रहता है। तो लिखेगा डेंड्राइट्स, नहीं लिखेगा डेंड्राइट्स, लिखिएगा बाबू डेंड्राइट्स, लिखेगा डेंड्राइट्स, है नहीं लिखेगा डेंड्राइट्स, है नहीं लिखेगा डेंड्राइट्स, लिखे डेंड्राइट्स। ये क्या करता है बाबू, तो ये सारी सूचना जो होता है, देखिए सुनिएगा, सारी सूचना किसको पहुंचता है, डेंड्राइट्स को। और डेंड्राइट्स क्या करता है, साइटोन ये क्या करता है, यहाँ पहुँचाता है। और ये क्या करता है, फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद इस टाइप का फिर एक नस यहाँ के क्या होता है, छूट जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता रहती है, आगे बढ़ाते रहता है नहीं। तो सूचना को कौन ग्रहण करता है, डेंड्राइट कौन ग्रहण करता है। तो लिखिएगा ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन के पास ले जाता है। ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन को भेजता है, ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन को भेजता है, ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन को भेजता है, ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन को भेजता है,
साइटोन फिर उसे आगे बढ़ा देता है और एक्सॉन बल्ब या सूत्र एक्सॉन बल्ब और सूत्र युग्मन गाठ को पहुंचाता है। लिखे डेंड्राइट ये संवेदना को ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाता है, या साइटोन के पास भेजता है ना। साइटोन ये खाली इसको कौन सी बोलते हैं? साइटोन। साइटोन क्या करता है? फिर ये आगे बढ़ाता है बाबू, आगे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ आता है? हेक्सोन बल्ब के पास। हेक्सोन बल्ब इसको भेजता है सूत्र युग्मन गाठ के, और सूत्र युग्मन गाठ से फिर एक नस रहता है, फिर पहुँचता है कहाँ? डेंड्राइट से, है ना। फिर ये प्रक्रिया फिर क्या होती रहती है? चलते रहती है, धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है आपका? मस्तिष्क तक। तो लिखिएगा क्या लिखे? ये संवेदना को ग्रहण करता है और साइटोन के पास भेजता है। साइटोन फिर आगे बढ़ाकर हेक्सोन बल्ब या सूत्र युग्मन गाठ को पहुंचाता है ना। इस प्रक्रिया से ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाता है ना। डेंड्राइट संवेदना को ग्रहण कर साइटोन के पास भेजता है। साइटोन फिर इस प्रक्रिया से आगे बढ़ाता है और एक्सॉन बल्ब फिर सूत्र युग्मन गाठ के पास पहुंचाता है। सूत्र युग्मन गाठ में डेंड्राइट जुड़े होने के कारण ये इस प्रक्रिया के द्वारा मस्तिष्क तक ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। लिखे हो गया? डेंड्राइट जो है संवेदना को ग्रहण करता है, साइटोन के पास भेजता है। साइटोन इस प्रक्रिया से साइटोन सूचना को क्या करता है? आगे बढ़ाता है और एक्सॉन बल्ब के पास पहुंचाता है, और एक्सॉन बल्ब फिर सूत्र युग्मन गाठ के पास पहुंचाता है ना। एक्सॉन बल्ब सूत्र युग्मन गाठ के पास पहुंचाता है। सूत्र युग्मन गाठ और में कोचक जुड़ा रहता है बाबू? डेंड्राइट से। तो डेंड्राइट के पास पहुंचता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा सारी सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। लिखे? इसी प्रक्रिया के द्वारा सारी सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है ना। तो देखिए ये भेजा इसको बाबू, ये आगे भेजा किसको? एक्सॉन बल्ब को। एक्सॉन बल्ब आगे भेजा किसको? सूत्र युग्मन गाठ को। और सूत्र युग्मन गाठ से फिर खौची लगा रहता है डेंड्राइट। तो फिर तो यही प्रक्रिया होगा ना। डेंड्राइट फिर तो यही प्रक्रिया होगा, फिर भेजेगा इसको। इसी तरीके से एक नस दूसरे नस से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जुड़े हुए कहाँ पहुँच जाता है? मस्तिष्क तक। तो यही प्रक्रिया क्या होता है? सूचना कहाँ पहुँच जाता है? मस्तिष्क को पहुँच जाता है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, ये मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा बाबू। लिखिएगा ये सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये सूचनाओं को लिखिएगा, ये सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ देखिए ये सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करता है। साथ लिखे साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आदेश को मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
लिखे, साथ ही साथ यह मस्तिष्क के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ना, मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि देखिए इधर से सूचना ले गया, अब इधर जो मस्तिष्क आदेश दिया तो आदेश देगा तो फिर यहाँ पहुँचेगा, तो ये ले भी जाता है और पहुँचाता भी है, दोनों काम करता है। ये सूचना ले भी जाता है, सूचना पहुँचाता भी है, लाना भी और ले जाना भी है ना। तो ये तो लिखा है कि ये सूचना को लिखा है, ये सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ अंगों को मस्तिष्क, और लिखा है क्या कि अंगों को मस्तिष्क, क्या लिखा है, साथ ही साथ आदेशों को मस्तिष्क के अंगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है ना। अगला पॉइंट, ले भी जाता है बाबू और लाता भी है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेगा, ये न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका होता है। न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका होता है, लिखेगा न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका होता है। हम बताए थे बाबू 1 मीटर का होता है, कितना मीटर का होता है, ये 9th क्लास में पढ़ाए थे है ना, 1 मीटर का होता है बाबू। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है, न्यूरॉन सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिका होती है। कितना मीटर का, 1 मीटर का होता है, 9th क्लास में पढ़ना था, 1 मीटर का होता है बाबू है ना। अब लिखिएगा बाबू सिनैप्स, लिखिएगा सिनैप्स, ये भी एग्जाम में पूछा, सिनैप्स क्या है बाबू। तो देखिए सूत्र युग्मन गांठ, ये सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के ये दोनों जब जुड़ता है ना एक दूसरे में, तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान बच जाता है। क्या बच जाता है, खाली स्थान है ना। यहाँ पर एक लिक्विड रहता है भरा हुआ है ना, वो लिक्विड के जरिए फिर सूचना प्रवाह होता है ना। ये डेंड्राइट्स और सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, सिनैप्स। लिखेगा बाबू, सूत्र युग्मन गांठ तथा डेंड्राइट्स के बीच के छोटे से गैप को सिनैप्स कहते हैं। डेंड्राइट्स और लिखेगा सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के छोटे से गैप को सिनैप्स कहते हैं। छोटे से गैप होते हैं जिसे सिनैप्स कहते हैं नहीं। सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच एक छोटे से गैप होते हैं, छोटे से स्थान होते हैं जिसे सिनैप्स कहते हैं, जैसे बाबू सिनैप्स कहते हैं है ना, सिनैप्स कहते हैं। हो गया, जैसे क्या कहते हैं बाबू, सिनैप्स। सूत्र युग्मन गांठ और डेंड्राइट्स के बीच एक छोटे से गैप होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। आपका तंत्र क्या हो गई, खत्म। तंत्रिका तंत्र क्या हो गई है, खत्म, सिनैप्स कहते हैं। अब देखिए पढ़ना है आपको ये पढ़ाए थे तंत्रिका तंत्र, अब पढ़ाएंगे दूसरा लिखेगा मस्तिष्क है ना, दूसरा लिखेगा मस्तिष्क। इसमें कोई दिक्कत, तंत्रिका तंत्र में कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ें, चलिए दूसरा लिखेगा बाबू मस्तिष्क है ना। आइए दूसरा लिखेगा, पहला पढ़ा दिए तंत्रिका तंत्र, दूसरा पढ़ा रहे बाबू मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क। देखिए यही है मस्तिष्क बाबू, ये पूरा भाग को क्या बोलेंगे, पूरा भाग को मस्तिष्क बोलेंगे। तो ये शरीर की सबसे कोमल संरचना है बाबू है ना, शरीर की सबसे कोमल संरचना है। इसको मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है ना। तो ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे बाबू है ना। लिखेगा मस्तिष्क के बारे में बाबू, लिखेगा हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। जो
की मस्तिष्क गुहा या खरेनियम के अंदर होता है क्रेनियम। खरेनियम के अंदर होता है मस्तिष्क। क्या होता है बाबू, कहाँ होता है मस्तिष्क? देखिए ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं, है न। अब ये होता कहाँ है बाबू? तो देखिए ये जो होता है ऊपर से खोपड़ी होता है, ऊपर से क्या एक ढका हुआ है ना, ये खोपड़ी है। इसको अधिक खोलता है तो क्या होता है कि ये अंदर में धरा हुआ रहता है, जो देखते हैं कि इस टाइप का रहता है, एकदम इस टाइप का, ऐसे ऐसे करके खुदा टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का यहाँ तक रहता है, इसे, है न। लिखिएगा, लिखिएगा। जो कि खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या खरेनियम के अंदर रहती है, जो कि खोपड़ी के अंदर, लिखे, जो कि मस्तिष्क गुहा, जो कि मस्तिष्क गुहा या खरेनियम के अंदर रहता है, जो कि मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम, जो कि खोपड़ी, जो कि खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर रहता है। अब इसका वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है बाबू? 1.5 kg। कितना kg का होता है मस्तिष्क? लिखिएगा, इसका वजन 1.5 kg का होता है, इसका वजन 1.5 kg होता है, इसका वजन 1.5 kg होता है। ऐसे रियल वजन शायद 1350 ग्राम होता है बाबू, ठीक है, 1350 ग्राम होता है। रियल वजन होता है इसका 1350 ग्राम, ठीक है। अब आपको 1.5 kg किताब में दिया है, ठीक है, लेकिन रियल वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। रियल वजन कितना होता है? शरीर का सबसे वजनी हिस्सा यही है, शरीर का सबसे वजनी हिस्सा यही है बाबू। कभी देखते होंगे कि गंगा उंगा जी में लाश मिलता है तो सारा शरीर फूल के ऊपर रहता है, लेकिन मोरी कहाँ रहता है ना। तो शरीर का सबसे वजनी हिस्सा यही है ना, इसमें पानी प्रवेश नहीं करता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। ऐसे एक्यूरेट वजन लिखना है तो 1350 ग्राम एक्यूरेट वजन होता है, 1350 ग्राम, जो कि आपकी किताब में नहीं दिया है। नहीं, एक्यूरेट वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए ये जो मस्तिष्क गुहा है बाबू, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ये मस्तिष्क गुहा में एक चिपचिपा द्रव रहता है। देखते होंगे कभी यहाँ कोई चीज़ का पढ़ा होता है तो धंसता है ना, यहाँ पर धंसता है। तो काहे धंसता है? यहाँ पर एक लिक्विड होता है। क्या होता है? एक लिक्विड के कारण धंसता है, उसको कहते हैं मेनिजीज। उसको क्या कहते हैं? मेनिजीज। मेनिजीज के कारण क्या होता है? लिक्विड के कारण मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? मुलायम। उससे क्या होता है? बाहरी चोट जो लगता है ना तो उससे बच जाता है। क्या होता है कि ऊपर से प्रहार करते हैं तो धंसता है। क्या होता है? धंसता। जो नहीं धंसे तो डायरेक्ट ना उस पर चोट लगेगा। कोई भी चीज़ धंसने के कारण चोट क्या लगता है? कम लगता है। तो उसको बोलते हैं मेनिजीज। मेनिजीज एक लिक्विड है, एक द्रव है ना, उसके कारण क्या होता है? वो बच जाता। मेनिजीज एक माने झिल्ली है बाबू, है ना। लिखिएगा बाबू। इस मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे मेनिजीज कहते हैं। इस मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे मेनिजीज कहते हैं। जिसे मेनिजीज कहते हैं, है ना। मेनिजीज कहते हैं बाबू। ये क्या होता है? एक ऊतक होता है बाबू, है ना, एक झिल्ली जैसा संरचना का रहता है। लिखे, इस मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे मेनिजीज कहते हैं, है ना। इस मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसे मेनिजीज कहते हैं, जो कि एक झिल्ली के समान रचना का है। जो कि एक झिल्ली के समान रचना का है। ये क्या है? एक झिल्ली के रूप में रहता है बाबू, है ना। ऊपर एक झिल्ली के समान रचना का है। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। ये मस्तिष्क के बाहरी आघातों से बचाता है। ये मस्तिष्क के बाहरी आघातों से क्या करता है बाबू? बचाता है।
अब पूछेगा क्वेश्चन कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है, तो मेनिंजेस। कौन बचाता है? मेनिंजेस। एक झिल्ली रहता है बाबू, ऊपर का परत रहता है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, है ना। ऊपर की परत में रहता है मेनिंजेस। अगला पॉइंट अब देखिए, अब क्या है, ये रहा आपका मस्तिष्क, ये रहा मेनिंजेस, है ना। ये दोनों के बीच में एक रहता है दर्भ रहता है। ये क्या रहता है? एक दर्भ रहता है। लिखेगा मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का दर्भ पाया जाता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ कहते हैं। जिसे सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ, है ना। सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ, सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ, है ना। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का दर्भ पाया जाता है ना। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का दर्भ पाया जाता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ कहते हैं। इसका काम क्या है? तो सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ लिखेगा, सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ ये किसके बीच पाया जाता है बाबू? तो मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच। मेनिंजेस क्या है? एक प्रकार का झिल्ली है जो बाहरी आघातों से क्या करता है, हमको बचाता है। तो देखिए ये तो झिल्ली बचाता है, लेकिन झिल्ली के रूप में एक छुपा हुआ दर्भ है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ। ये हमको बचाता है मेन रूप से। ये क्या करता है? एक लिक्विड है, एक दर्भ है, एक दर्भ है बाबू। तो दर्भ, अब कहीं पर कुछ आप पानी मारिए, हाथ मारिएगा, तो दर्भ जहाँ पानी पर मारिएगा, कोई भी दर्भ है, तो उस पर क्या होगा? पानी हट जाता है कि नहीं हटता है? तो यहाँ भी वही होगा। स्पाइनल दर्भ है, तो दर्भ के कारण जो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या रहता है? चिपचिपा होल रहता है। आप उस पर कोई आघात कीजिएगा तो क्या होगा? पानी के कारण, लिक्विड के कारण वो दबेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो ये फैल जाता है। तो यह बचाता है हमको। कौन बचाता है? मेनली रूप से सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ बचाता है। लिखिएगा ये सुरक्षा प्रदान करता है, और ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, ये नम बनाए रखता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, और नम बनाए रखता है। और ये लिखिएगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, ये नम बनाए रखता है, है ना। ये नम बनाए क्या करता है? रखता है बाबू। देखिए सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ जो है कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच के दर्भ को क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ। ये जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है, और किसको नम बनाए रखता है? मस्तिष्क को। उसमें नमी भरले रहता है। नमी भरले रहने का मतलब उसको मुलायम रखता है। उसको क्या रखता है? मुलायम रखता है, ताकि मुलायम रहता है, उसको मारिएगा सिकुड़ जाएगा या फैले होगा तो और इतना फैल जाएगा कि उसको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये बचाता है हमको। अब अच्छा, ये कितना होता है? सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ कितना ग्राम होता है? तो लिखिएगा 1650 ml होता है। लिखिएगा इसका आयतन 1650 ml होता है। 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 लिखे, इसका आयतन 1650 ml। सेरिब्रोस्पाइनल दर्भ कितना ml होता है मस्तिष्क में? 1650 ml का 1650 ml होता है। अब लिखिएगा मस्तिष्क के भाग। हेडिंग डालेगा बाबू, मस्तिष्क के भाग। हेडिंग डालिएगा मस्तिष्क के भाग, है ना। मस्तिष्क के भाग लिखे, मस्तिष्क के भाग। तो ये 3 भाग में होते हैं बाबू। लिखेगा इसके 3 भाग होते हैं। लिखेगा इसके 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पक्ष मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क आधा सा डालिए। देखिए मस्तिष्क से गलती लिखा रहा था। मस्तिष्क, 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 मस्तिष्क है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क 3 प्रकार के हैं बाबू। शुरू करें कि छोड़ दें? हैं 3 गो है बाबू ये, है न। अभी 3 गो अच्छा खाता ही चलेगा, है न। तो फिर अंतिम बचेगा मेरे रज्जू, एक 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, एक लाइन में। मेन है आपको पढ़ना रासायनिक नियंत्रण, है न। चलिए रह दीजिए। हाँ 1 क्लास इसमें और 2 क्लास और होगा अभी इसमें, है न। मिनिमम 2 क्लास तो चलेगा ही चलेगा। चलिए ठीक है बाबू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।